हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की आज पहली क्लास है और इसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था के पूरे सिलेबस को हमारे इस चैनल पर पूरे विस्तार पूर्वक से पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ जीएस से संबंधित जितने भी सिलेबस हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी विषयों की तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, झारखंड जीएस की भी तैयारी कराई जाएगी। झारखंड जीएस के अंतर्गत झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की जियोग्राफी, झारखंड के इकोनॉमिक्स, झारखंड के पॉलिटिकल और झारखंड के सभी एग्जामों को देखते हुए झारखंड जीएस की तैयारी कराई जाएगी। आज के क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज पढ़ेंगे संविधान की मांग। चलिए देखिएगा भारतीय संविधान। पहले देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में। संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा देख लीजिए। संविधान शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्लस विधान। सम मतलब हो गया बराबर बराबर और विधान का मतलब हो गया कानून। मतलब भारत के हर एक नागरिकों को कानून का दर्जा बराबर बराबर सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नियमों एवं कानून का ऐसा संग्रह। नियमों एवं कानून का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर किसी देश की राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है, तो उसे संविधान कहते हैं। मतलब संविधान एक ऐसा नियम कानून है, इसके माध्यम से किसी देश के राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है, तो इसे ही हम संविधान कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। भारतीय संविधान के 3 अंग होते हैं। जो भारतीय संविधान है उसके 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा में हो गया आपका कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो ये तीनों पहला देख लीजिए। विधायिका जो संसद में कानून बनाती है, कानून बनाने का कार्य करती है, तो उसे विधायिका बोलते हैं। और कार्यपालिका हो गया कि जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, उस कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। तो यह हो गया कार्यपालिका का काम। और न्यायपालिका का काम हो गया कि जो कार्यपालिका कानून लागू की है उसको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना न्यायपालिका का काम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र जिसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसका अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। जो लोकतंत्र का अर्थ होता है वो जनता के शासन होता है। मतलब जनता के द्वारा किया गया शासन को लोकतंत्र बोला जाता है। लोकतंत्र को प्रभावित करते हुए अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। मतलब अब्राहम लिंकन का कथन है कि जो लोकतंत्र है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता स्वयं शासन करे उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, स्वयं शासन करती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के जो कैटिना के नगर सभाएं हैं वहाँ पर जनता स्वयं शासन करती है। स्विट्जरलैंड के कैटिना के जहाँ पर नगर सभाएं हैं वहाँ के जनता के द्वारा स्वयं शासन किया जाता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है, इसलिए हम उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। दूसरा में देखिएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता स्वयं शासन न करे और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करता है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है कि जिसमें जहाँ पर जनता स्वयं शासन नहीं करती है, जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री को चुनकर भेजते हैं और उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है, तो ये हो गया आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत। वर्तमान में यही लोकतंत्र जो है विश्व के अधिकांश देशों में लागू है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है विश्व के अधिकांश देशों में लागू है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सरकार की प्रणाली। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है विश्व में सरकार की 3 प्रणाली है।
पहला देखिए संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा हो गया अध्यक्षात्मक जिसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं, तीसरा हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक जिसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। अब देखिएगा पहला संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है सरकार की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र के राष्ट्र अध्यक्ष हो, उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाती है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जो विधायिका कानून बनाती है उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। मतलब कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। सारा काम कार्यभार प्रधानमंत्री का होता है, मतलब कार्यपालिका का होता है, तो उसे ही संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली। राष्ट्रपति शासन प्रणाली है सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी न हो। जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, परंतु राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक शासन की शक्ति निहित होता है। राष्ट्रपति में वास्तविक शासन की शक्ति निहित होता है तो उसे ही अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहा जाता है। मतलब यहाँ होगा कि विधायिका जो है और कार्यपालिका में इसका उत्तरदायी नहीं होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और राष्ट्रपति जो है ये देश के प्रमुख होते हैं। मतलब वास्तविक शासन जो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। नेक्स्ट देखेंगे इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई अंतर होता है नहीं होता है। कार्यपालिका जो होता है और विधायिका के बीच कोई अंतर नहीं होता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली के अंतर्गत। इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका देश। राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका देश, क्योंकि वहाँ के राज्य व्यवस्था में जो अमेरिका की राज्य व्यवस्था है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। अमेरिका देश में वहाँ पर राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ही सबसे प्रमुख होते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट संघीय शासन प्रणाली। तीसरा में हो गया संघीय शासन प्रणाली। जो संघीय शासन प्रणाली है यह वह व्यवस्था जिसके दोहरे स्तर पर सरकार हो तथा दोनों ही सरकारों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो, उसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। वह व्यवस्था जिसके आधार पर दोहरे स्तर का सरकार हो, दोहरे स्तर जैसे राज्य का अलग और केंद्र का अलग, मतलब एक देश में दो स्तर पर राज्य में और केंद्र में अलग, तथा दोनों ही सरकारों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो। दोनों ही सरकारों के बीच शक्तियों का अलग अलग विभाजन किया गया हो तो उसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। भारत का संघीय शासन जो व्यवस्था है, संघीय शासन प्रणाली है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत का जो संघीय शासन व्यवस्था एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके तहत केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर सरकारें हैं। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र में अलग सरकारें और राज्य में अलग सरकारें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तथा इन दोनों सरकारों के बीच, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया हो। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके लिए 3 सूचियों का निर्धारण किया गया है। जो दो और केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है तो इनके लिए 3 सूचियों का निर्धारण किया गया है। पहला देखिए आप संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों का विभाजन किया गया है। देखिएगा संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास है। मतलब जितने भी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार मतलब संसद ही बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। मतलब राज्य वैसा विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता हो तो उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है राज्यों के राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची पर विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, समवर्ती सूची जो के विषय जितने भी विषय हैं
उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र एवं राज्य दोनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची पर या तो केंद्र भी बना सकती है या राज्य भी बना सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में न हो, वैसा विषय जिसका न संघ सूची में हो, न समवर्ती सूची में हो और न राज्य सूची में हो, मतलब इन तीनों सूची के अंतर्गत ना हो, तो उस विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है केंद्र या संसद के पास होती है। मतलब केंद्र या संसद के पास होती है जो विषय न राज्य सूची के अंतर्गत आता हो और न केंद्र न समवर्ती, तो ऐसा विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास है, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था, जो भारतीय संघीय शासन व्यवस्था है, वो राज्यों के तुलना में अधिक अधिकार या शक्ति केंद्र के पास है। जो राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार, मतलब राज्यों से अधिक अधिकार जो केंद्र के पास को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे दोस्तों। देखिएगा, भारत में लिखित संविधान की नींव 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था। मतलब भारत में पहली बार लिखित संविधान अंग्रेजों के द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान का उल्लेख बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से किए थे। मतलब पहली बार भारतीयों के लिए संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में अनौपचारिक तौर पर भारतीय के लिए अलग अलग संविधान की भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया। मतलब गांधी जी ने 1922 ईस्वी में अनौपचारिक तौर पर भारतीयों के लिए अलग अलग संविधान की मांग की। अनौपचारिक तौर पर गांधी जी ने 1922 ईस्वी में मांग किया। नेक्स्ट देखेंगे, जबकि औपचारिक तौर पर भारतीयों के लिए पहली बार अलग संविधान की मांग एम.एन. रॉय महेंद्रनाथ राय के द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया था। औपचारिक तौर पर एम.एन. रॉय के द्वारा मांग किया गया था। अनौपचारिक तौर पर गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। इन मांगों को नज़र में रखते हुए भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए लंदन में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जो गांधी जी के द्वारा अनौपचारिक तौर से मांगे हुई और एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक तौर से 1927 ईस्वी में मांगे हुई, तो इसी को नज़र में रखते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए लंदन में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट देखेंगे साइमन कमीशन देख लीजिए। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ। साइमन कमीशन का जो गठन 1927 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में लंदन में हुआ था, लेकिन इनका भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे तथा 6 अन्य सदस्य भी थे। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे तथा 6 अन्य भी सदस्य थे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इस कमीशन, जो साइमन कमीशन था, इसमें कुल 7 सदस्य थे जो सभी के सभी अंग्रेज थे। मतलब इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इनके अलावा भी 6 और थे। मतलब कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के अंतर्गत, जो सभी के सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। जो साइमन कमीशन है, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसी कारणवश लाला लाजपत राय ने एक विरोध प्रदर्शन किया और इसमें नारा दिया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो इस कारणवश साइमन कमीशन को भारत से जाना पड़ा था और इसी विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट आया नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को पारित किया गया। तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड वार्केनहेड, तत्कालीन भारतीय जो सचिव थे उस समय लॉर्ड वार्केनहेड, इनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने संविधान का मसौदा प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया
नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे तथा सचिव इनका नेहरू रिपोर्ट का सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और इसका सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीन लिथगो प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। लीन लिथगो प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया। जो लीन लिथगो प्रस्ताव है या अगस्त प्रस्ताव, यह अगस्त 1940 में पारित किया गया। इस प्रस्ताव का निर्माता तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लीन लिथगो थे। मतलब इसका निर्माता जो थे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड लीन लिथगो थे। इस प्रस्ताव के प्रमुख सिफारिश से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीयों की एक समिति बनाई जाएगी। मतलब जो लीन लिथगो प्रस्ताव आया था, इसमें सिफारिश किया गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके समाप्ति के बाद भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए हम भारतीयों की एक समिति बनाएंगे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए कार्य करेंगे तथा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों के प्रति प्रतिनिधि हो जाएगी। मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड लीन लिथगो के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों के खूब प्रतिनिधि बढ़ाई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। जो क्रिप्स मिशन है मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में डोमिनियन देश का दर्जा देना। जो भारत है इसको डोमिनियन देश का दर्जा देना, अर्थात अंग्रेज और भारतवासी दोनों मिलकर शासन करेंगे। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। क्रिप्स मिशन जो आया था उसके अनुसार ब्रिटिश प्रांत जहाँ जहाँ अंग्रेजों का कब्जा है तथा देशी रियासत जहाँ जहाँ देशी रियासत है, जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है, सिक्किम है, गोवा है, इन सभी देशी रियासतों को मिला करके एक संघ बनाया जाए। क्रिप्स मिशन का नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की एक रचना एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी। जो भारतीय संविधान की रचना करेगी एक निर्वाचित मतलब चुना हुआ जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो लोग करेंगे। उस संविधान सभा को जो चुने हुए सदस्य आएंगे प्रांतीय सभाओं के सदस्य, जो जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्षेत्र का कब्जा है और जहाँ पर देशी रियासत है उन सभा के सदस्यों को शामिल किया जाएगा और उनके माध्यम से संविधान का रचना निर्माण किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देशी रियासतों या प्रांतों को छूट होगी। जो देशी रियासत है उनको छूट होगी। इस संविधान को स्वीकार करे या अपने लिए नए संविधान का निर्माण करे। मतलब क्रिप्स मिशन का नाम था कि जो इस संविधान को या तो स्वीकार कीजिए या तो अपने लिए नए संविधान का खुद से निर्माण कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार किया कि यह दिवालिया होने वाला बैंक मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के शब्दों में जोड़ते हुए पोस्ट डेटेड चेक ओपन एक क्रेसिंग बैंक की संज्ञा दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द का उल्लेख न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया और नारा दिया कि विभाजन करो और वापस जाओ। मुस्लिम लीग ने नारा दिया क्रिप्स मिशन को कि विभाजन करो और वापस जाओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला इसका अध्यक्ष राजगोपालाचारी थे। सीआर फार्मूला के अध्यक्ष राजगोपालाचारी थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यदि अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर दें तो निम्न आधार पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे, देश का भविष्य तय करेंगे। मतलब सीआर फार्मूला का उद्देश्य था कि अगर अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर देते हैं तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर देश का भविष्य तय करेंगे। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद मुस्लिम बहुमूल क्षेत्रों में जनमत संग्रह की जाए। जहाँ जहाँ मुस्लिमों का बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जनमत संग्रह की जाए
वह भारत में रहना चाहते हैं या भारत से अलग होना चाहते हैं। कौन भारत में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे संचार, यातायात आदि के मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस में समझौता हो जाए। जिस समय देश विभाजन की स्थिति होगा तो उस समय जैसे आवश्यक विषय हैं, संचार हो गया, यातायात हो गया, इन सभी विषयों पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर एक समझौता तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आया शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन या जिसे बेबेल योजना भी कहते हैं। शिमला सम्मेलन का आयोजन शिमला में 25 जून 1945 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल की अध्यक्षता में हुआ, तो इसे बेबेल योजना भी कहते हैं। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में हुआ था शिमला सम्मेलन। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करना, मतलब जापान के विरुद्ध भारतीयों के समर्थन प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य था कि संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना, जितने भी संवैधानिक गतिरोध हो रहा है इस सभी को समाप्त कर देना। शिमला सम्मेलन को बेबेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो शिमला सम्मेलन है उसे बेबेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। शिमला सम्मेलन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस और तीसरा एबी एलेक्जेंडर। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, मतलब व्यापारों का अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। एबी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट देखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस है। जो कैबिनेट मिशन था इसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो बेबेल योजना आया था उस जो असफल हुआ था उसके बाद जितने भारत में गतिरोध हो रहे हैं उस सबको समाप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा। कैबिनेट मिशन के अनुसार निम्न सिफारिश किए गए। ब्रिटिश भारत और देशी रियासत को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। कैबिनेट मिशन का भी यही उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों का भारत था, जहां देशी रियासत था, ये दोनों को मिला करके भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। दूसरा देखिए, विदेश रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा। जो विदेश रक्षा होगा और संचार विभाग होंगे इस संघ के अधीन होंगे। संघ की अपनी कार्यपालिका एवं विधायिका होगी। संघ की अपनी कार्यपालिका एवं विधायिका होगी जिसमें भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चौथा हो गया, एक अंतरिम सरकार का तत्कालीन गठन किया जाएगा जिसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिएगा। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया, परंतु बाद में 29 जुलाई 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुस्लिम शब्द का न उल्लेख होने के कारण, मतलब पाकिस्तान शब्द का न उल्लेख होने के कारण सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और अस्वीकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख चुनाव 1937 का प्रमुख चुनाव। प्रांतीय चुनाव। भारतीय अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव संपन्न हुआ। जो प्रांतीय चुनाव था 1937 का, ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसके माध्यम से 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में चुनाव संपन्न हुआ। यह चुनाव 11 प्रांतों में हुआ था। जो 1937 का चुनाव था 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई और अन्य 2 प्रांतों में अन्य दो सरकार की पार्टियां बनी, 2 पार्टियों की सरकार बनी। नेक्स्ट देखिएगा। मद्रास में सी राजगोपालाचारी, बम्बई में बीजी खर्रे, मध्य प्रांत में MP खर्रे, संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत और बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा और उड़ीसा में BN दास। ये जो सभी के सभी है कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें हैं। यह सभी कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें बनी। उत्तर पश्चिम सीमांत में यहाँ पर डॉक्टर खान साहब के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी।
सिंध में अल्लाह बख्श की तथा असम में सदउल्ला खां के नेतृत्व में मिलीजुली सरकारें बनी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।